सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस यानी प्रतिबल और स्ट्रेन को हम कह सकते हैं विकृति हिंदी में। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होते हैं इसके बारे में हम आज थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लोड। लोड किसे कहते हैं? भार को। तो लोड की क्या डेफिनेशन हुई? लोड इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ मैकेनिज्म और इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर which arise from service conditions in which the components work। तो लोड या फिर भार को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ये एक सेट ऑफ एक्सटर्नल बाह्य फोर्स जो होते हैं, बाह्य जो बल होते हैं, ये वो हैं एक्सटर्नल फोर्सेस है ये, जो कि एक मैकेनिज्म पे या फिर एक इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर पर एक्ट करते हैं। और किस वजह से होते हैं ये? सर्विस कंडीशंस की वजह से, जिस पे वो कंपोनेंट काम कर रहे हैं। Common load in engineering applications are tension and compression। जो लोड होता है, कॉमन लोड्स अगर हम इंजीनियरिंग डे टू डे एक्टिविटीज़ में देखते हैं इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में, तो वो एक है हमारा टेंशन और दूसरा है हमारा कंप्रेशन। टेंशन क्या है? टेंशन है डायरेक्ट पुल, जिसे हम कहते हैं खिंचाव। तो एग्जाम्पल, फोर्स प्रेजेंट इन लिफ्टिंग अ हॉइस्ट। किसी हॉइस्ट को हम लिफ्टिंग करते हैं उसका, तो उसमें टेंशन फोर्स अप्लाई होता है। एक है कंप्रेशन। कंप्रेशन क्या है? डायरेक्ट पुश, फोर्स एक्टिंग ऑन द पिलर ऑफ अ बिल्डिंग। हम किसी पिलर को धक्का देंगे, उसको हम कंप्रेशन कहेंगे। तो साइन कन्वेंशन फॉलोड क्या है? कौन सा साइन कन्वेंशन हम फॉलो करेंगे? टेंसाइल फोर्स जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे और कंप्रेसिव जो होंगे वो नेगेटिव होंगे। टाइप्स ऑफ लोड। भार के क्या क्या प्रकार हैं? तो देर आर अ नंबर ऑफ डिफरेंट वेज इन विच लोड कैन बी अप्लाइड टू अ मेंबर। बहुत तरीके से हम किसी भी कंपोनेंट है या फिर मेंबर है उस पे हम लोड को अप्लाई कर सकते हैं। तो टिपिकल लोडिंग के टाइप्स जो होते हैं वो क्या हैं? डेड या फिर स्टैटिक लोड, जिसे हम कह सकते हैं नॉन फ्लक्चुएटिंग फोर्सेस जनरली कॉज्ड बाय ग्रेविटी। ये डेड है, ये स्टैटिक है, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। तो नॉन फ्लक्चुएटिंग मतलब जिनमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा, कोई चेंज नहीं हो रहा, ग्रेविटी की वजह से ये कॉज होते हैं। फिर है लाइव लोड। लोड ड्यू टू डायनामिक इफेक्ट। डायनामिक इफेक्ट की वजह से जो लोड है वो लाइव लोड है। जैसे लोड एक्सर्टेड बाय अ लॉरी ऑन ब्रिज। कोई भी लॉरी ब्रिज पे चल रही है तो वो जो लोड एक्सर्टेड बाय लॉरी ब्रिज पे जो लोड एक्सर्ट करेगी वो लाइव लोड है। फिर आता है हमारा इम्पैक्ट लोड या फिर शॉक लोड। ड्यू टू सडन ब्लोज। सडन ब्लो की वजह से जो सडन शॉक होगा, शॉक की वजह से जो होगा वो इम्पैक्ट या फिर शॉक लोड होगा। और है हमारा फटीग और फ्लक्चुएटिंग या फिर अल्टरनेटिंग लोड। अल्टरनेटिंग लोड ये है मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द फोर्सेस चेंजिंग विद टाइम। फोर्सेस जो भी हमारा बल लग रहा है उसके जो मैग्नीट्यूड और साइन जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं इसमें, फटीग, फ्लक्चुएटिंग और ऑल्टरनेटिंग लोड्स में। तो अब आती है हमारी स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस यानी प्रतिबल। जब किसी बॉडी पर या ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स या फिर बाह्य बल अप्लाई किया जाता है तो बॉडी या बॉडी का मटेरियल एक रेजिस्टेंस पैदा करता है। क्या बात की हमने? हमने कहा कि स्ट्रेस यानी प्रतिबल है। प्रतिबल को हम स्ट्रेस कहते हैं इंग्लिश में। तो जब किसी बॉडी या फिर कोई भी पिंड या हमारा ऑब्जेक्ट है उस पर हम एक्सटर्नल फोर्स या फिर बाह्य बल अप्लाई करेंगे तो बॉडी या फिर जो बॉडी का जिस मटेरियल का बॉडी बना है वह एक रेजिस्टेंस को पैदा करेगा जो लगाए बल के विरोध करता है। और ये रेजिस्टेंस फोर्स मैथमेटिकली लगाए हुए जो हमारे फोर्स है उसके इक्वल होगा। इस इकाई का एरिया पर लग रहे रेजिस्टिंग फोर्स को स्ट्रेस या फिर प्रतिबल कहते हैं। और अगर हम हिंदी में बात करें इसे सिंपल भाषा में अगर हम कहना चाहें तो स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस है हमारा बल के विपरीत प्रतिबल। जो हमारा बल लग रहा है, फोर्स के जो ऑपोजिट है उसी को हम स्ट्रेस कहेंगे। तो व्हेन अ मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल फोर्स
जब कोई मटेरियल है हमारा, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस पर हम बाह्य बल लगाते हैं तो अ रेजिस्टिंग फोर्स इज सेटअप, एक अंदर से एक रेजिस्टिंग फोर्स सेटअप होता है विद इन द कंपोनेंट। जिस भी मटेरियल का वो कंपोनेंट बना है वो उस मटेरियल द्वारा एक रेजिस्टेंस फोर्स सेटअप हो जाता है। एंड दिस इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। और यही जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है फोर्स पर यूनिट एरिया, उसे हम स्ट्रेस कहते हैं। तो ऐसा यूनिट में स्ट्रेस क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। और 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू 1000 पास्कल और 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 10⁻6 पास्कल। In engineering applications, we use the original cross section area of the section or this it is known as conventional stress या फिर engineering stress। तो इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में हम ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया को यूज़ करते हैं, तो इसे हम कन्वेंशनल स्ट्रेस या फिर इंजीनियरिंग स्ट्रेस कहते हैं। जैसे पिक्चर से हमें दिखता है स्ट्रेस इज डिनोटेड बाय सिग्मा इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाय ए। तो ये रेजिस्टेंस फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया है। फिर आएगा हमारा स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या है, व्हेन अ बॉडी is subjected to some external force there is some change in dimension of the body। तो जब किसी भी बॉडी को हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो बॉडी का जो डायमेंशन है वो चेंज होता है। और ये जो रेशियो है, द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ डायमेंशन ऑफ द बॉडी टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन इज नोन एज स्ट्रेन। और यही जो रेशियो है चेंज इन डायमेंशन ऑफ द बॉडी, जो डायमेंशन चेंज, जो बॉडी के डायमेंशन में चेंजेस आए हैं डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल डायमेंशन, उसे हम स्ट्रेन कहते हैं। तो स्ट्रेन इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, स्ट्रेन का कोई रेशियो नहीं है, क्वांटिटी डायमेंशन नहीं है, सॉरी। तो स्ट्रेन में भी 4 तरीके से हम स्ट्रेन को डिफाइन कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। टेंसाइल स्ट्रेन, कंप्रेसिव स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और शीयर स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेन क्या है, रेशियो ऑफ द इंक्रीज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द बॉडी व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू अ पुल फोर्स। टेंसाइल स्ट्रेन क्या हुआ, ये एक रेशियो है, इंक्रीज इन लेंथ, जो लेंथ में इंक्रीज आया डिवाइडेड बाय जो ओरिजिनल लेंथ थी बॉडी की, जब हमें उसे पुल फोर्स पे, जब वो टेंसाइल फोर्स से सब्जेक्टेड होती है कोई भी बॉडी, तो जब भी हम किसी बॉडी में टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो क्या उसमें खिंचाव आएगा, खिंचाव से जो हमारी लेंथ है उसमें इंक्रीमेंट होगा। तो वो जो चेंज हुआ है हमारा लेंथ में, जो इंक्रीमेंट आया हमारा लेंथ में, वो लेंथ डिवाइडेड बाय जो ओरिजिनल लेंथ था बॉडी का, उसके रेशियो को हम टेंसाइल स्ट्रेन कहेंगे। फिर आएगा हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेन, ये टेंसाइल स्ट्रेन का ऑपोजिट हो जाएगा। तो रेशियो ऑफ द डिक्रीज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द बॉडी व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू अ पुश फोर्स। जब हम पुश फोर्स या फिर कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करेंगे बॉडी में तो उसकी लेंथ में डिक्रीमेंट आएगा, डिक्रीज होगी लेंथ। तो वो जो डिक्रीज हुई है लेंथ डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ, उसके जो रेशियो को हम कहेंगे वो कहेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेन। देन कम्स हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है, रेशियो ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ द बॉडी टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है, चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ द बॉडी टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। जो भी चेंज आया है वॉल्यूम में, बॉडी के वॉल्यूम में जो भी चेंज आएगा डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल वॉल्यूम जो हमारी बॉडी का था, दैट इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक चेंज, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। फिर आता है हमारा शेयर स्ट्रेन। तो स्ट्रेन ड्यू टू द शीयर स्ट्रेस, जो बॉडी में जो शीयर स्ट्रेस पैदा होगी उसकी वजह से जो स्ट्रेन होगा उसे हम शीयर स्ट्रेन कहेंगे। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस आती हैं, स्ट्रेस की टाइप्स क्या हैं, डायरेक्ट स्ट्रेस या सिंपल स्ट्रेस, फिर आती है हमारी डायरेक्ट स्ट्रेस और थर्ड आती है हमारी कंबाइंड स्ट्रेस। तो डायरेक्ट स्ट्रेस या सिंपल स्ट्रेस को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं शीयर स्ट्रेस में और नॉर्मल स्ट्रेस में। और नॉर्मल स्ट्रेस को हम कह सकते हैं फिर से फर्दर क्लासिफाइंग एज टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। इनडायरेक्ट स्ट्रेस को हमने विभाजित किया टॉर्शनल स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस में। तो ये हो गई हमारी टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस या फिर प्रतिबल, तो टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, टॉर्शन स्ट्रेस,
ये जो भी स्ट्रेसेस हैं हम इनके बारे में थोड़ा देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस में आती है हमारी नॉर्मल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या है? इट इज द स्ट्रेस विच एक्ट्स इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द एरिया। ये वो स्ट्रेस है जो कि एरिया से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करती है। नॉर्मल स्ट्रेस इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टेंसाइल स्ट्रेस, और नॉर्मल स्ट्रेस को हमने टेंसाइल स्ट्रेस में फर्दर क्लासिफाई किया। तो टेंसाइल स्ट्रेस क्या है? इट इज अ स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द बॉडी when it is subjected to two equal and opposite pulls tensile forces, as a result of which there is tendency in increase in length। तो टेंसाइल स्ट्रेस क्या हुई? वो स्ट्रेस जो कि बॉडी में इंड्यूस हुई, बॉडी में उत्पन्न हुई जब उस बॉडी को हमने दो इक्वल और ऑपोजिट बल लगाए या फिर टेंसाइल फोर्सेस लगाए, जिसकी वजह से उस बॉडी में चेंज इन लेंथ हुआ, उसमें इंक्रीज इन लेंथ हुआ। तो ये हमारी टेंसाइल स्ट्रेस होगी, और इट एक्ट्स नॉर्मल टू द एरिया एंड पुल्स ऑन द एरिया। तो टाइप्स ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस अगर हम देखें तो अगर इसका हम कंसिडर अ बार सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल फोर्स P, कोई भी हमने बार लिया और उसको हम देखते हैं कि इस पे टेंसाइल फोर्स P लग रहा है उसके एंड पे। तो अगर हम देखें A इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बॉडी, बॉडी का एरिया है A, L इज इक्वल टू उस बॉडी की ओरिजिनल लेंथ हो गई, और DL क्या हुआ? चेंज इन द लेंथ जब हमने उस पर पुल लगाया, और ये क्या होगी? हमारी स्ट्रेस हो गई, स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द बॉडी सिग्मा, और E हो गई हमारी एप्सिलॉन इज टेंसाइल स्ट्रेन। तो कंसिडर सेक्शन XX which divides the body into two halves। तो ये फोटो दिख रहा है हमें, XX प्लेन हमने कंसिडर किया जिससे हमारी बॉडी टू हाफ्स में डिवाइड हो गई, और उसमें बॉडी पे टेंसाइल फोर्स P लग रहा है। तो द लेफ्ट पार्ट ऑफ द सेक्शन XX विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ P इज इक्वल टू R। P अगर है R के बराबर, जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और रेजिस्टिंग फोर्स उसके वो बराबर है। सिमिलरली द राइट पार्ट ऑफ द सेक्शन XX विल बी इन इक्विलिब्रियम विद P इज इक्वल टू I। इस तरीके से ये दोनों बराबर हैं। टाइप्स ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस इज इक्वल टू रेजिस्टिंग फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इसका फॉर्मूला हो गया P/A। फिर टेंसाइल स्ट्रेन इज इक्वल टू इंक्रीज इन द लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, तो DL/L। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन क्या हो गया? ये कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस कौन सी हो गई? कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस वो स्ट्रेस हुई जो कि बॉडी में उत्पन्न हुई जब हमने उस बॉडी पर टू इक्वल और ऑपोजिट पुशेस लगाए, या फिर टेंसाइल फोर्स हमने जब उस पर अप्लाई किया, जिसकी वजह से जो बॉडी की लेंथ थी वो इंक्रीज हुई, डिक्रीज हुई। तो वो क्या हुई? हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेस। और ये जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है, इट एक्ट्स नॉर्मल टू द एरिया एंड इट पुशेस ऑन द एरिया। ये नॉर्मल टू द एरिया एक्ट करती है, और इन सम केसेस द लोडिंग सिचुएशन इज सच दैट द स्ट्रेस विल वेरी अक्रॉस इन एनी गिवन सेक्शन। कुछ केसेस में लोडिंग की सिचुएशन इस तरीके से हो सकती है कि स्ट्रेस जो है वो पूरे जो गिवन सेक्शन पे है वो वेरी करेगी। तो इन सच केसेस स्ट्रेस का क्या होगा? तो कंप्रेसिव स्ट्रेस इज इक्वल टू रेजिस्टिंग फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। कंप्रेसिव स्ट्रेन इज इक्वल टू डिक्रीज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। और साइन कन्वेंशन क्या होगा डायरेक्ट स्ट्रेस और स्ट्रेन में? टेंसाइल स्ट्रेसेस और जो स्ट्रेन्स होती हैं वो पॉजिटिव कंसिडर की जाती हैं, इन सेंस प्रोड्यूसिंग किस तरीके से कि भाई इसमें लेंथ का इंक्रीमेंट हो रहा है, और कंप्रेसिव स्ट्रेसेस और स्ट्रेन्स जो होती हैं वो नेगेटिव कंसिडर की जाती है क्योंकि वो उसकी वजह से लेंथ में डिक्रीज हो रहा है। shear stress induced in a body where subjected to two equal and opposite forces which are acting tangentially। shear stress क्या हुई? वो स्ट्रेस हुई बॉडी में
जब दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्स एक्ट करते हैं टेंजेंशियली अक्रॉस द रेजिस्टिंग सेक्शन, एज अ रिजल्ट बॉडी टेंड्स टू शेयर ऑफ, जिसकी वजह से बॉडी शेयर ऑफ हो जाती है। जब टू इक्वल और ऑपोजिट फोर्स एक्ट करते हैं टेंजेंशियली बॉडी पे, तब वो शेयर ऑफ हो जाएगी बॉडी। तो इस पिक्चर में देखिए आप, कंसिडर अ सेक्शन एक्स एक्स कट पैरेलल टू द अप्लाइड फोर्स विच स्प्लिट्स रेक्टेंगल इनटू टू पार्ट्स। दो पार्ट में इस प्लेन ने काट दिया। तो फॉर द अपर पार्ट ऑफ टू बी इन इक्विलिब्रियम अप्लाइड फोर्स P इज इक्वल टू रेजिस्टिंग फोर्स R। अपर पार्ट को अगर हम इक्विलिब्रियम में रखना चाहते हैं तो जो हमारा अप्लाइड फोर्स P है वो रेजिस्टिंग फोर्स R के बराबर होगा, और जब हम लोअर पार्ट को इक्विलिब्रियम में रखना चाहते हैं तो अप्लाइड फोर्स P इज इक्वल टू रेजिस्टिंग फोर्स R, दोनों बराबर। तो हेंस शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू रेजिस्टिंग फोर्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टिंग एरिया इज इक्वल टू P बाय L। और shear स्ट्रेस जो होती है वो टेंजेंशियल होती है टू द एरिया ऑन विच इट एक्ट्स, जिस एरिया पे एक्ट करती है उसके टेंजेंशियल होती है। इलास्टिसिटी एंड इलास्टिक लिमिट। इलास्टिसिटी और इलास्टिक लिमिट क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अंडरगोज डिफॉर्मेशन when subjected to an external force and regains its original configuration upon the removal of the deforming external force is called elasticity। तो ये वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बॉडी जो है हमारी डिफॉर्मेशन होता है उस बॉडी का, जब उस पर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, और जब हम उस एक्सटर्नल फोर्स को वापस ले लेते हैं तो अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, अपनी ओरिजिनल साइज और शेप में आ जाती है बॉडी। तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। द स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू द लिमिटिंग वैल्यू एक्सटर्नल फोर्स up to and within which the deformation disappears completely upon the removal of external force is called elastic limit। तो वो स्ट्रेस है, हम बात कर रहे हैं लिमिटिंग वैल्यू की, एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाई कर रही है उसकी लिमिटिंग वैल्यू की, अप टू विच, जिस फोर्स तक जो हमारा डिफॉर्मेशन है वो अपने आप डिसअपियर हो जाता है जब हम एक्सटर्नल फोर्स को वापस लेते हैं। तो वो जो हमारा फोर्स है, वो जो लिमिट है हमारी, वो स्ट्रेस जो है हमारी इलास्टिक लिमिट कहलाएगी। The material is said to be elastic if it returns to its original unloaded dimensions when the load is removed। और जो मटेरियल है हमारा उसे हम इलास्टिक कहेंगे अगर वो एक्सटर्नल लोड के हटाने से अपने ओरिजिनल शेप साइज रीगेन कर लेता है। हुक्स लॉ एंड इलास्टिक मॉड्यूली। हुक्स लॉ क्या कहता है? When a body is loaded with elastic limit, within elastic limit, अगर बॉडी को within elastic limit लोड किया जाए, उस पर लोड अप्लाई किया जाए, तब स्ट्रेस जो है वो प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेन के, और within the elastic limit the ratio of stress applied to strain developed is a constant। within elastic limit के अंदर रेशियो जो है स्ट्रेस और स्ट्रेन का वो कांस्टेंट रहता है। तो जो कांस्टेंट है उसे हम कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, या फिर इलास्टिक मॉड्यूलस, या फिर यंग्स मॉड्यूलस। तो मैथमेटिकली जो हमारा स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन है इज इक्वल टू ई है। तो ई क्या है? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिक मॉड्यूलस, या फिर यंग्स मॉड्यूलस। तो यंग्स मॉड्यूलस इज जनरली अज्यूम टू बी द सेम इन टेंशन और कंप्रेशन, ये सेम होगा कंप्रेशन और टेंशन में। एंड फॉर मोस्ट इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी E इज इक्वल टू 210 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर 210 गीगा पास्कल। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू shear stress divided by shear strain, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इज इक्वल टू shear stress divided by shear strain, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय परमिसिबल स्ट्रेस। बहुत सारी इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस जो होती हैं उसमें जो स्ट्रेन की वैल्यू होती है वो 0.003 से ज़्यादा एक्सीड नहीं होती, तो हम ये मान लेते हैं कि जो डिफॉर्मेशंस होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं इन रिलेशन टू ओरिजिनल डायमेंशन। अब आता है हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, टेंसाइल टेस्ट। तो standard tensile test involves subjecting a circular bar of uniform cross section to gradually increasing tensile load until the failure occurs। स्टैंडर्ड टेंसाइल टेस्ट जो होता है उसमें क्या होता है? एक सर्कुलर बार होता है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का, टू अ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, उस पर हम टेंसाइल लोड अप्लाई करते हैं जब तक फेलियर नहीं हो जाता उस बार का। टेंसाइल टेस्ट इज कैरिड आउट टू कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ वेरियस मटेरियल, और अलग अलग मटेरियल की अलग अलग स्ट्रेंथ होती है तो इसलिए हम टेंसाइल टेस्ट को कैरी आउट करते हैं। चेंज इन द लेंथ ऑफ अ सेलेक्टेड गेज लेंथ ऑफ द बार इज रिकॉर्डेड बाय एक्सटेंसोमीटर्स,
और फिर ग्राफ प्लॉट किया जाता है विद लोड वर्सेस एक्सटेंशन या फिर स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, टेंसाइल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अगर हम देखें तो हमें दिखाई दे रहा है ये, इट इज प्लॉटेड बिटवीन स्ट्रेस और स्ट्रेन, लोड और स्ट्रेस या फिर एक्सटेंशन और स्ट्रेन। तो इसमें हमें दिखाई दे रहा है ओ, ये हम ओरिजिन को ओ मान लें, ओ ए बी सी डी ई एफ। तो इसमें ओ ए क्या है, हमें इस कर्व को आप देखिए और हम आगे देखते हैं इसके बाद। तो ए क्या है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, ये एकदम सीधा है, ओ से लेके ए तक स्ट्रेट लाइन है। इट इज द पॉइंट वेयर द लीनियर नेचर ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ सीजेस। बी क्या है, इलास्टिक लिमिट है, इट इज द लिमिट पॉइंट फॉर द कंडीशन दैट मटेरियल बिहेव्स इलास्टिकली। ये वो पॉइंट है जहां तक हमारा मटेरियल इलास्टिकली बिहेव करेगा, लेकिन जो है इस पॉइंट पे हुक्स लॉ जो है वो अप्लाई नहीं होता है। तो बहुत प्रैक्टिकल पर्पसेस के बारे में, प्रैक्टिकल पर्पसेस में इट कैन बी ऑफन एज्यूम दैट लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इलास्टिक लिमिट्स आर सेम। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और इलास्टिक लिमिट को ए और पी पॉइंट को दोनों को सेम कहा गया है। बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, ये जो इलास्टिक लिमिट के आगे देयर विल बी सम परमानेंट डिफॉर्मेशन और परमानेंट सेट व्हेन द लोड इज रिमूव्ड। इस जो इलास्टिक लिमिट के आगे जब हम पहुंचेंगे तो परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा या फिर परमानेंट सेट होगा जब लोड को हम रिमूव करेंगे। तो सी पॉइंट क्या है, अपर यील्ड पॉइंट है, और डी क्या है, लोअर यील्ड पॉइंट है। तो पॉइंट्स आफ्टर विच द स्ट्रेन इंक्रीजेज विदाउट करस्पॉन्डिंगली हाई इंक्रीज इन लोड और स्ट्रेस। तो ये वो पॉइंट है जिन पे स्ट्रेस जो है वो, स्ट्रेन जो है वो इंक्रीज होगा विदाउट इंक्रीज इन लोड और स्ट्रेस। ई क्या है, अल्टीमेट या फिर मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस है, वेयर नेकिंग स्टार्ट्स। और एफ क्या है, लास्ट पॉइंट जहां पर फ्रैक्चर हो जाएगा। तो रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस स्ट्रेन, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू यंग्स मॉड्यूलस। आप देख सकते हैं डेल एल इज इक्वल टू इंक्रीज इन लेंथ, डेल बी इज इक्वल टू डिक्रीज इन ब्रेथ एंड डेल डी इज इक्वल टू डिक्रीज इन डेप्थ। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो गई, डेल एल बाय एल, लेटरल स्ट्रेन हो गई डेल बी बाय बी और डेल डी बाय डी। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो है ऑलवेज ऑपोजिट साइन ऑफ दैट ऑफ लेटरल स्ट्रेन होगी इफ एवरी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज accompanied बाय लेटरल स्ट्रेन इन ऑर्थोगोनल डायरेक्शन। थर्मल स्ट्रेस क्या है, थर्मल स्ट्रेस वो स्ट्रेसेस होती हैं जो कि चेंज इन टेम्परेचर से किसी बॉडी में उत्पन्न होती है। ये बॉडी में तब होती है उत्पन्न जब टेम्परेचर जो है वो बॉडी का रेज किया जाता है या फिर उसको बॉडी को टेम्परेचर को कम किया जाता है और बॉडी को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि वो एक्सपैंड हो या ना तो एक्सपैंड हो पाए ना कॉन्ट्रैक्ट हो पाए, तब थर्मल स्ट्रेसेस बॉडी में उत्पन्न होती हैं। तो एल इज इक्वल टू, अगर हम माने ओरिजिनल लेंथ है बॉडी की, डेल्टा टी इज इक्वल टू राइज इन टेम्परेचर है और ई इज इक्वल टू यंग्स मॉड्यूलस है, अल्फा इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और डी एल है हमारा एक्सटेंशन ऑफ रॉड ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर। तो थर्मल स्ट्रेन डेवलप्ड क्या होगी, डेल एल बाय एल इज इक्वल टू अल्फा इंटू डेल्टा टी। थर्मल स्ट्रेस del L is equal to L into alpha into delta T, ये एक्सटेंशन है। तो थर्मल स्ट्रेस डेवलप्ड इज इक्वल टू सिग्मा टी बाय एप्सिलॉन टी इज इक्वल टू, तो सिग्मा टी इज इक्वल टू ई इंटू अल्फा इंटू डेल्टा